जय गौ माता। जिस गौशाला के बारे में हम लोगों ने हमने आपको बार बार बताया कि कानपुर में अपनी एक गौशाला भी है जिसको श्री राघव गोवर्धन गौशाला के नाम से जानते हैं, उसी गौशाला को की देख रेख करने वाले, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाता, इसलिए देख रेख करने वाले राघव आज हम लोगों के साथ में हैं। और जो राघव जी हम लोगों के साथ में हैं, तो गाय के ऊपर कुछ जो कार्य कैसे किया जाता है, कैसे क्या होता है, क्यों गाय बचनी चाहिए और क्यों गाय हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आज मेरी जगह पर यही अपनी जुबान से आपको बयां करेंगे। और अगर किसी तरह का कोई प्रश्न आप लोगों के मन में बनता है तो आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। तो मिलते हैं राघव से। जी, जय गौ माता। हम श्री राघव गोवर्धन गौशाला सिवली कानपुर देहात से प्रबंधक वैदिक शिक्षा केंद्र के विषय में काफ़ी टाइम से वैसे तो हम वीडियोस वगैरह के थ्रू देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि आज के समाज में हमारे जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको वैदिक गणित या वैदिक शिक्षा जो है उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको हॉस्पिटल और तमाम अन्य फालतू के खर्चों से उनको बचाया जा सके और वो स्वयं से बच सके। तो आज आना हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि गाय को बचाना वर्तमान में क्यों आवश्यक है और कैसे गौवंश का संरक्षण किया जा सकता है, तो वर्तमान का जो भारत है आज वो एक ऐसे स्टेप पे आके खड़ा हुआ है जहाँ पे अर्थ का युग है। लोगों को अर्थ वाली चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। जो हमारा सनातन है या अध्यात्म है उसको समझा पाना एक काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है और वो युवावस्था से ही समझाई जा सकती है। तो अर्थ के लिए हम लोगों ने गाय का जो गोबर है, गौमूत्र है, दूध, दही, घी, ये तीनों चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा जीवन उपयोगी हैं और पंचगव्य तो अमृत समान है हमारे लिए। और जो गाय का दूध है वो भी दूध नहीं बल्कि उसको अमृत की संज्ञा दी गई है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद जी से जब प्रश्न किया गया था कि आपके भारत में सबसे ज़्यादा किस जानवर का दूध अच्छा होता है, तो उन्होंने भैंस का बोला है, क्योंकि पहली बात तो भैंस जानवर है, दूसरी बात भैंस का दूध गाढ़ा होता है और बाकी जानवरों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है। तो स्वामी जी से कई वहाँ के जो विद्वान या लोग थे उन्होंने प्रश्न किया कि आप तो गाय की बहुत महिमा अभी तक गा रहे थे, जब हमने दूध की बात की तो आपने भैंस बताई। तो उनका ये कहना था, पहली बात तो जो हमारी गौ माता है वो जानवर नहीं है, गावो विश्वस्व मात्रा, अर्थात गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है। और इतना ही नहीं, हमारे वेद पुराणों ने बहुत ज़्यादा गौ महिमा गाई है। हमारा जो सनातन संस्कृति है, मात्रा सर्वभूताना गावा सर्व सुप्रदा, अर्थात गौ माता समस्त भूतों की माता और सब सुख प्रदान करने वाली है। तो प्रथम दृष्टया तो गौ माता जानवर नहीं है, वो हमारी माँ है। तिलम न धान्यम पशु न गावा। और सेकंड क्या है, गौ माता का जो दूध है वो दूध नहीं बल्कि वो अमृत की संज्ञा मिली हुई है, वो अमृत है। तो आज के समय में जो लगातार रेगुलर बीमारियां फैल रही हैं और हर गली मोहल्ले में हॉस्पिटल वगैरह बन रहे हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमें पुनः अपनी जो वैदिक व्यवस्था है, जो वैदिक व्यवस्थाएं हैं, जो केंद्र होते थे पहले के समय में, उनकी स्थापना की ज़रूरत है। तो गाय को हमने आर्थिक रूप से जोड़ा, जिसके लिए हम लोगों ने उत्पाद बनाने शुरू किए पंचगव्य से, जैसे शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, मंजन हो गया, गौ ओपले हो गए और गौ काष्ठ लकड़ी वगैरह भी बना रहे हैं, जो सौदा केंद्र वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आ रहे हैं। आज के समय में पर्यावरण की भी बहुत ज़्यादा हानि हो रही है रेगुलर। तो ऐसे कंडीशन में जो हम लोग गौ काष्ठ बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लकड़ी का भी जो सेल है उसको कम कर रहे हैं, पर्यावरण का भी बचाव हो रहा है और साथ में एक जो वैदिक तरीका था हमारा वो उसका भी पालन हो रहा है पूर्ण रूप से। अभी हम लोग रेगुलर बहुत सारे उत्पाद बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे कि लोगों तक एक सही उत्पाद पहुँचे और उत्पाद के माध्यम से ही लोग गौ महिमा जाने और ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश का संरक्षण हो। आप लोगों के अगर कोई और भी प्रश्न हो गाय से संबंधित या आज के सनातन जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें जो भी बुराइयां या जो भी चीज़ें अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, तो आप लोग निसंकोच कर सकते हैं। रसोई चिकित्सा क्या है, हम इसे गाय से कैसे जोड़ सकते हैं? क्या नाम है? ये मीनाक्षी का प्रश्न है कि रसोई चिकित्सा क्या है और इसको हम लोग गाय से कैसे जोड़ा जा सकता है। इस विषय पे मीनाक्षी जानना चाहेगी, तो आप इसका थोड़ा सा विवरण कीजिए और बताइए इस विषय के लिए। जी, रसोई चिकित्सा एक बहुत ही आवश्यक चिकित्सा है और ये कोई नई चिकित्सा नहीं है जो हम लोगों ने क्रिएट की है या की जा रही है। ये बहुत सारे ऐसे हमारे ऋषि थे जो रेगुलर रसोई चिकित्सा पे ही काम करते थे और पहले के समय में
हमारी माताएं बहनें जो होती थी वो पूरा परिवार बिल्कुल फिट रखती थी, और वो सिर्फ एक रसोई चिकित्सा ही थी। और इसके विषय में अधिक जानकारी हम आपसे भी चाहेंगे, क्योंकि आप रेगुलर इस पे काम कर रहे हैं। और जो हमें जानकारी हुई है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में कोविड के टाइम भी जाके आपने लोगों को स्वस्थ किया, जो लोग एक लास्ट स्टेज पे पहुंच गए थे, और एक चिकित्सा के माध्यम से ही। हाँ, एक छोटी सी सिद्धांत के रूप में जिसको आयुर्वेद कहता है, जिस विषय को लेकर के आयुर्वेद ने एक परिभाषा दी है कि छठ रस जिस जगह पर निर्माण होता है, जिस घर के जिस स्थल पर छठ रस का निर्माण किया जाए, रस का, छठ रस की बात कर रहे हैं, उस छठ रस स्थल को नाम रसोई दिया गया। मतलब जहाँ पे रस का निर्माण किया जाए उसको रसोई कहते हैं। और छठ रस वो रस है जो मनुष्य को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। तो सबसे पहले तो यही बात है कि छठ रस का निर्माण स्थल रसोई है। अब इसको अगले प्रश्न के दौर पे था, जैसे पूछा मीनाक्षी ने कि इसको गाय से कैसे जोड़ सकते हैं। तो 3 माताएं हमारे समाज में हैं, हमारे ब्रह्मांड में हैं, जो ब्रह्मांड को पालती हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। कौन कौन? तो कहते हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। उसी तरह से 3 माताएं हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में होती है, जो पूरे घर को चलाती हैं। कौन कौन? तो पहली द्वार पे बंधी हुई गौ माता, दूसरी आंगन में लगी हुई तुलसी माता, और तीसरी माता वो होती है जो रसोई के अंदर वैदिक नारी के रूप धर के घर के परिवार को रसोई के माध्यम से पूरी तरह से स्वस्थ रखती है। और वो स्वस्थ रखने का माध्यम वैदिक गणित है, जिस पर हम लोगों ने बार बार आप लोगों को परिचय कराया। और इस परिचय के तहत पर एक छोटा सा सिद्धांत जैसे बताएं कि अब अभी मकर संक्रांति पड़ी जो शनि के अंदर में है, और शनि पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह है। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा कि इस सीजन में, इस ऋतु में ठंड आपकी हड्डियों में प्रवेश करती है, और वो अगर हड्डियों में प्रवेश कर गई तो कभी निकलती नहीं है। इसलिए इस ऋतु का महत्व वैदिक गणित के अनुसार जो समझाया गया, वो गणित के अनुसार पूरा वर्णन यहीं से है कि आयुर्वेद के माध्यम से है। और उस पर भी प्रक्रिया ये है कि गाय जो है वो सिर्फ गाय नहीं है, हमारी माता है, जो द्वार पे खड़े हुए किसी भी बड़े से बड़े वायरस को या कीटाणु को हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। और अगर प्रवेश कर जाती है तो बीच आंगन में तुलसी माता मिल जाती है, और उसके बाद भी प्रवेश कर जाती है तो हमारी रसोई में माताएं मिल जाती जो बेलना लेके खड़ी होती है, और इसको प्रवेश नहीं करने देती किसी हाल में। तो सारे वायरस में, सारे कीटाणु को ख़त्म करने के लिए इन तीनों माताओं को की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला भी कोई प्रश्न कोई जानना चाहेगा? गौ उत्पाद क्या है और कौन कौन से हैं? नाम अपना? मन्नू। मन्नू को जानना है, पूछना है कि गौ उत्पाद कौन कौन से हैं, कौन कौन से गाय उत्पाद बनाए जा सकते हैं, गाय के द्रव्यों से उत्पाद के बनाए जा सकते हैं, और कुछ निर्माण कार्य भी कैसे हो, मतलब प्रश्न का उत्तर हो सकता है। जी, गौ उत्पाद हमारे यहाँ एक छोटे से लेके, मतलब एक जो नॉर्मल लेवल की जो हमारे शरीर में एक्टिविटी होती है उनसे लेके और कैंसर तक के लिए सारे गौ उत्पाद तैयार हो सकते हैं गाय के पंचगव्य से। क्योंकि हमारे पंचगव्य में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो किसी भी बीमारी को नष्ट ना कर सकती हों। भयानक से भयानक वायरस तक समाप्त हो जाते हैं पंचगव्य, गौमूत्र और गोमय के सेवन से और धुएं मात्र से। बहुत सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो सिर्फ धुएं से ही ख़त्म हो जाती है। जैसा कि आपने नासिका का एक प्रयोग बताया, और भी कई जगह भ्रमण होता है, जाना होता है, तो नासिका के विषय में सुनकर हम स्वयं से भी बहुत ज़्यादा अचंभित हुए। नासिका एक प्रोसेस होता है जिसमें घी को नाक में डालना होता है, और 3 दिन के अंदर ही उसका एक, जैसा कहते हैं, रामबाण और चमत्कारिक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। माइग्रेन जैसी भयानक बीमारी जिसके लिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं, सालों आपका इलाज चलता है, फिर भी पूर्ण रूप से वो समाप्त नहीं होती है, लाखों रुपए खर्च करते हैं। ऐसी बीमारी का एक जरा सी नासिका, अर्थात जो हमारे देसी गाय का घृत होता है, उसके प्रयोग से वो 3 दिन के अंदर उसके चमत्कारिक उपयोग देखने को मिलते हैं और पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं।
ऐसे बहुत सारे, और गौ उत्पाद में सारी रेगुलर बेसिस की जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का हम तैयार कर सकते हैं। और अगर कोई खुद से करना चाहे तो खुद से भी जानकारी लेके हमारे वैदिक शिक्षा केंद्र या अन्य जो संस्थान है वहाँ से जानकारी लेके, या बहुत सारी जगहें हैं किताबों वगैरह के माध्यम से जीरो लेवल पे, मतलब कोई भी उसको खर्चा नहीं करना है, जीरो लेवल पे बस स्वयं का थोड़ा शारीरिक मेहनत है करके वो जो भी प्रयोग की चीज़ें हैं, जैसे मुख्यतः साबुन, शैम्पू, निरमा, जो भी चीज़ें हैं प्रयोग की, सारी चीज़ें गौ उत्पाद से तैयार हो सकती हैं, गौ में से, गाय से। इसके बाद जैसे अभी बताया कि साबुन का प्रयोग आप लोगों ने पहले ही देखा, अभी कंचन नहीं हम लोगों के बीच में, और कंचन के चेहरे पे जो मुहासे हुए थे वो आप लोगों ने देखा कि कैसे उसने यहीं से बना करके किस तरह से उसी छोटे से साबुन से, मतलब मात्र 50 रुपए के अंदर उसने अपने चेहरे के सारे मुहासे 15 दिन के अंदर ख़त्म कर दिए। तो आप लोगों के सब देखा हुआ है। उत्पाद जितने भी हैं उन उत्पादों को यदि आपको आगे प्रक्रिया बना करके उसको जानकारी लेकर के आगे सीखने की बात है या ज्ञान लेने की बात है, तो उस पर भी एक लंबा कार्य हो सकता है। और जो उत्पादों की श्रेणी है उस पर एक लंबी वार्ता हो सकती है। मतलब हम लोग एजुकेशन सेक्टर पर और ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, मेडिकल लाइन को लेकर के। अगला भी प्रश्न है अभी, पूछना चाहती हूँ, जो कानपुर में गौशाला है श्री राघव गोवर्धन गौशाला, क्या इस गौशाला के माध्यम से गौ उत्पादन बन रहा है? गौ उत्पाद शुरू बन रहा है? हाँ, अपना नाम नहीं बताया आपने। मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का, हम लोगों के पास कानपुर के अंदर जो गौशाला है उसमें कई सारे उत्पाद बन रहे हैं, और अगले भी उत्पाद हम लोग बनाने की तैयारी में है। वो अभी हम लोग ज़्यादा डिस्कस राघव से ही करेंगे, उन्हीं से जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज उपस्थित है वो। अभी इस विषय में लगातार रेगुलर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। बहुत सारे हमने ऐसे संस्थान या केंद्र भी विजिट किए हैं जहाँ से पूर्व में ही उत्पाद का काम हो रहा है, तो हम लोग शोध पे भी काम कर रहे हैं। और वर्तमान में बहुत सारे उत्पाद हम लोगों के पास अवेलेबल भी हैं, जिसमें गौ काष्ठ हो गई, ओपले हो गए, शैम्पू, साबुन, और भी तमाम सारे उत्पाद हैं जिनकी एक सूची हम लोगों के सोशल मीडिया वगैरह में के माध्यम से लोग खरीदते हैं। ऑफलाइन भी बहुत ज़्यादा लोग परचेज करते हैं। साथ में एक बड़े लेवल पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, अर्थात जो कानपुर की श्री राघव गोवर्धन गौशाला है, उस गौशाला में जो गौवंश संरक्षित हो रहे हैं वो गौवंशों की संख्या और ज़्यादा बढ़े संरक्षित में। साथ ही साथ में सिर्फ वहीं पे नहीं बल्कि पूरे भारत में जगह जगह लोग गौ उत्पाद के प्रति जागरूक हों और हर जगह गाय का संरक्षण हो और ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश का बचाव हो। तो उत्पाद के लिए हम लोग रेगुलर कार्य कर रहे हैं। कुछ लंबे टाइम से हम लोग शोध भी कर रहे हैं, लगातार 3-4 वर्ष हो गए कार्य करते। और बहुत जल्दी हम कई सारे उत्पाद और भी लॉन्च करने वाले हैं जो आप सभी लोगों के समक्ष होंगे, और आप बच्चों की एक बहुत अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि हमारा जो भविष्य है हमारे भारत का या हमारे जो सनातन का भविष्य है वो आप लोगों के कंधे पे ही है। तो आप लोगों को ही संभालना है उसको, और उसके विषय में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो हम लोगों ने एक छोटी सी वार्ता के साथ ये सब कुछ जाना। इसके अलावा भी मेडिकल लाइन में आप लोगों के पास, हालांकि आप लोगों के पास अक्सर प्रश्नों के उत्तर होते रहते हैं जब भी कोई होता है, फिर भी अभी भी किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है और इस तरह की कोई सिचुएशंस है तो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी रोग को ख़त्म करने के लिए ताकत आप लोगों के पास है, क्योंकि लोग, जब मैं कई यूनिवर्सिटी में गया तो कई लोगों ने जब मुझे सुना और मुझे सुनने के बाद एक ही उनका बात होती है कि शुक्ला जी को क्या है, इनकी तो बिटिया नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बड़ा अजीब सा प्रश्न होता है उनका, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो हम उनसे अक्सर कहते हैं कि मेरी इतनी बेटियां हैं कि हम गिन नहीं पाते हैं। सारी बेटियां ही हैं। इतनी सारी बेटियां जब हमारे समक्ष हों तो हम किसको रसोई चिकित्सा कैसे सिखाएं। मेरे लिए सरदर्द है और आप कह रहे हो कि बेटियां नहीं हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि आप लोग इस चिकित्सा के माध्यम से, अपनी रसोई की चिकित्सा के माध्यम से, गाय के माध्यम से, तुलसा के माध्यम से सारे रोगों को ठीक कर सकते हो। और उसके लिए आप लोगों को एक नई जानकारी दे दें कि अभी वर्धा मुझे बुलाया गया था, राजीव भाई के माता पिता द्वारा बुलाया गया। मदन दुबे जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पिताश्री ने बुलाया आपको वर्धा आना है, तो बुलाया गया। तो पूरे उत्तर प्रदेश का जो कार्यभार है राजीव भाई द्वारा स्वदेशी का, वो मेरे कंधे पर है। तो
तो मैं कोशिश करूंगा कि श्री राघव गोवर्धन गौशाला से जो कार्य हो रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हों, और साथ में फिरोजाबाद जहां राजीव भाई रहे वो एक ऐसी स्थल बने जहां पर अभी हम लोग गौशाला का एक निर्माण करा रहे हैं अरिहंत जैन जी की देखरेख में, जिसमें एक बूंद भी सीमेंट नहीं लगाई गई, गाय के गोबर और चूने को मिला करके प्लास्टर तक करा के गौशाला तैयार हो रही है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, और मिलने के बाद जो प्रक्रिया होगी, जो समीकरण होगा, आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न होगा उसको पुनः हल करते हैं। और मेरा मन यही होगा कि आप लोग के प्रश्न मैं हल करूं, उसकी अपेक्षा आप सब लोग मिल करके इन प्रश्नों को बाहर वाले का हल करूं, क्योंकि आप सब डॉक्टर हो सकते हो, अपनी रसोई के माध्यम से सारे के सारी चिकित्साएं कर सकते हो। आप लोग स्वयं से डॉक्टर हैं, कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो वैदिक शिक्षा है या जो वैदिक चिकित्सा है, दोनों में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिसमें आपको कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता कतई है ही नहीं। और पहले के समय में यही होता भी था, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप जब भी बात करेंगे, जो देहात क्षेत्र में कहीं भी रहते हैं, वो लोग बता सकते हैं। लोगों की उम्र 122 साल, 120 साल, 115 साल की उम्र के लोग मिलेंगे। अभी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, सोबन सरकार का शायद नाम सुना हो किसी ने भी। यूपी में एक बहुत बड़ा मंदिर है, यूपी का सबसे बड़ा मंदिर। सरकार के जो पिताजी हैं वो 112 साल की उम्र क्रॉस कर गए हैं। और शायद आप जितने बच्चे हैं, हमें भरोसा होगा कि आप जितनी तेज़ चिल्लाएंगे उससे ज़्यादा तेज़ उनकी अभी भी आवाज़ हो सकती है और उससे ज़्यादा तेज़ वो चल सकते हैं। क्या है कि क्योंकि उनका वैदिक खान पान पूरा रहा है, वैदिक उनकी चिकित्सा रही है, आज तक उन्होंने दवा नहीं खाई है। तो ये उसी का प्रभाव है। आने वाली पीढ़ियों को भी हमें इसके विषय में जागरूक करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ये हमारा फर्ज और दायित्व भी है। ठीक है, फिर मिलते हैं। जी, सभी को जय गौ माता। जय गौ माता।